हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की इस वीडियो में हम लोग मई सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। 8 मई से लेकर 14 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने मई का जो कुछ भी पेंडिंग था वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर हम लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो पिछले सारे वीडियो जो प्लेलिस्ट में है, चैनल पर आप लोग नए हैं तो थोड़ा सा मेहनत करिए और जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मई मंथ का पेंडिंग रह रहा था सेकंड वीक का, जिसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और मई का डिस्कस करने के बाद में जून लास्ट वीक का पेंडिंग रह रहा है, उसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। जुलाई में वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम रहेगी क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है मेरे पास में, वहाँ पर मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो इस वजह से जुलाई में वीडियोज़ थोड़ा स्लो आएंगे, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं कि वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं। अगस्त में सारी चीज़ें जो कुछ भी पेंडिंग रहेंगी वो आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। और मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है ज़्यादातर हमारे पास में आरआरबी की है और स्किल टू जीबीओ वाले हैं, तो इन सारे लोगों के लिए अगर आप लोगों के एग्जाम से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी। जुलाई में वीडियो फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, इस वजह से आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कंटेंट बैक एंड पर बनता रहेगा, जैसे ही अगस्त आएगा सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे मई सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। How much financial assistance has been given by the NABARD to West Bengal for the development of the agriculture and allied sector in May 2021? मई 2021 में नाबार्ड द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 9,162 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 9,162 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये अमाउंट जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया गया और इसमें से इस अमाउंट को ना थोड़ा सा सेग्रीगेट करके अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो इस 9,162 करोड़ रुपए में से 1296.27 करोड़ रुपए, ये इतना अमाउंट जो है, ये अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया, ठीक है ना। 1296.27 ये अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। किस लिए दिया गया? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया, ठीक है। और इसी में से 3,842 करोड़ रुपए, ये इतना अमाउंट जो है ये रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए दिया गया, ठीक है ना, इस अमाउंट में से। और बचा हुआ 3,757.50 करोड़, ये इतना अमाउंट जो है वो आरएफआईज के शॉर्ट टर्म रिफाइनेंस के लिए दिया गया, यानी कि रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के शॉर्ट टर्म रिफाइनेंस के लिए ये इतना अमाउंट दिया गया, ठीक। तो ये तीनों अमाउंट आपको अलग अलग करके बता दिया गया कि कितना कितना अमाउंट किसके किसके लिए दिया गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात यहाँ पर नाबार्ड की हुई है, ठीक है। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और जी आर चिंताला जी जो हैं वो नाबार्ड के कौन हो जाएंगे? चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, which regional rural bank has been awarded with the 5 awards by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for various enrollment of अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के विभिन्न नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसमें यह पूछा गया है कि अभी हाल ही में पीएफआरडीए के द्वारा जो है कौन सी ग्रामीण बैंक को, कौन सी रीजनल रूरल बैंक को 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और किस लिए सम्मानित किया गया है ये, ठीक ना, अटल पेंशन योजना के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के इनरोलमेंट के लिए पीएफआरडीए ने कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को जो है 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया था। और ये 5 पुरस्कार के नाम कौन कौन से, मैं एक बार फटाफट बोल दे रहा हूँ, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है लेकिन जान ही लेते हैं हम लोग। तो ये 5 जो अवार्ड दिए गए हैं कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला है हमारा एपीवाई मेकर्स ऑफ एक्सीलेंस, दूसरा है गेम चेंजर्स, तीसरा है लीड टू लीव, चौथा है लीडरशिप कैपिटल, पांचवा है अमेजिंग अचीवर्स, ठीक है ना। ये 5 कैटेगरी में जो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को अवार्ड दिया गया हुआ है, ठीक है। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को कौन सी बैंक स्पॉन्सर करती है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को कौन सी बैंक स्पॉन्सर करती है, तो बताओ आप लोग। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, कैनरा बैंक स्पॉन्सर करती है कर्नाटका ग्रामीण बैंक को, ठीक ना, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें किसके, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के, तो धारवाड़ कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहाँ पर?
धारवाड़ कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाए। ठीक, बाकी और भी जो बैंकें हैं इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पिछले कई सारे वीडियोज़ में बताए गए हैं और बताए जाते रहते हैं। तो अब आप लोगों का टर्न होता है कि आप लोग यहाँ पर रिप्लाई किया करो। आगे बढ़ते हैं। Who is the head of the 6-member advisory group constituted by the RBI to assist the Regulations Review Authority RRA 2.0? विनियम समीक्षा प्राधिकरण RRA 2.0 की सहायता के लिए RBI द्वारा गठित 6 सदस्यीय सलाहकार समूह का प्रमुख कौन है? ठीक है ना, इसमें पूछा गया है कि RBI ने भी 6 लोगों की एक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया हुआ है। ठीक है, और ये गठन किस लिए किया गया है? तो ये RRA 2.0 को असिस्ट करने के लिए 6 लोगों का गठन किया, 6 लोगों की एक कमेटी का, एक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया है। तो इन 6 लोगों में की जो एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है इसका हेड कौन है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यस जानकी रमन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यस जानकी रमन इसका आंसर हो जाएगा। और ये जानकी रमन जी जो है वो SBI के MD हैं। कौन है ये भी करंट में? ये जो है SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। SBI का चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को अभी तक आपके दिमाग में आ गया होगा। SBI की टैगलाइन क्या है ये भी आप लोगों के दिमाग में आ ही गया होगा। ठीक, और ये बाकी के 4 लोग जो और ऑप्शन में दिए गए हैं ये कौन है? ये उसी कमेटी के और मेंबर्स हैं। 6 लोगों की एक कमेटी है, तो यस जानकी रमन जी उसके हेड हैं, बाकी 4 लोग उसी कमेटी के और मेंबर। ठीक है, ठीक, और एक लोग और नहीं है इसमें। 6 लोगों की कमेटी है तो ऑप्शन में टोटल 5 ही लोग दिए गए हैं। तो जो लोग बच रहे हैं उनका भी नाम हम लोग जान ही लेते हैं, उनके साथ अन्याय क्यों करना, उनका नाम हम पढ़ लेते हैं। तो उनका नाम जो है रवि ध्रुव, ठीक है ना, उनका नाम जो है रवि ध्रुव उनका नाम है। तो 6 लोगों की ये कमेटी हो गई। एस जानकी रमन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। एस जानकी रमन जी जो है वो SBI के MD हैं। ठीक, और थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे और थोड़ा सा और कुछ जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा चीज़ों को और इलेबोरेट करते हैं। अप्रैल 2021 में, यानी कि अभी कुछ महीने पहले, अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अप्रैल 2021 में RBI ने रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी 2.0 का गठन किया हुआ था। ये जो बात हो रही है रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी 2.0, इसका गठन अप्रैल 2021 में RBI के द्वारा किया गया था। ठीक ना, अप्रैल 2021 में। और इनका कार्यकाल इसका कब तक रहने वाला है? ठीक है, तो 1 मई 2021 से अगले 1 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। जो ये रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी बनाई गई है इसका कार्यकाल जो है वो 1 मई 2021 से लेकर 1 मई 2021 से लेकर अगले 1 साल तक, यानी कि 1 मई 2022 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक, और ये जो RRA है यानी कि रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी, RRA जो है ये 2.0, ये क्या काम करेगी, किसके लिए इसका गठन किया गया है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि RBI को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसे RRA 2.0 का गठन करना पड़ा। ठीक, तो जो ये RRA है ये RBI के जो सर्कुलर्स होते हैं, जो RBI के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो RBI की नोटिस होती है, RBI की जो गाइडलाइंस होती है, जो शॉर्ट टर्म नोटिस होती हैं RBI की, उन सभी को इम्प्लीमेंट कराने की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की जांच करेगा और अपने सुझाव देगी। ठीक, ये जो RRA है ये RBI गाइडलाइंस, नोटिस, सर्कुलर, इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में क्या क्या और परिवर्तन की ज़रूरत है, क्या क्या और चीज़ें अमेंड की जानी चाहिए जिससे कि इसका जो भी RBI की गाइडलाइंस वगैरह है इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जा सके। ठीक है ना, उसी में क्या क्या चेंजेस और करना उसकी ये जाँच करेगी और अपने सुझाव जो है वो RBI को देगी। ठीक, और ये जो है ये RRA 2.0 है, समझो आप लोग, ये RRA 2.0 है। ठीक ना, पहली बार RRA का गठन RBI के द्वारा 1999 में किया गया था। 1999 में, 1999 में पहली बार RRA का गठन RBI के द्वारा किया गया था और ये RRA 2.0 है। ठीक, RRA का मुख्य काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और जनता के द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए RBI का जो सर्कुलर्स होता है, जो RBI रेगुलेशंस होते हैं, RBI की गाइडलाइंस होती हैं, RBI की जो नोटिस होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन सबको रिव्यू करना होता है ये RRA का मुख्य काम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई कि RRA का मुख्य काम क्या है, 6 लोगों की जो कमेटी बनाई गई उसका हेड कौन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक, और अगर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और जाने स्टैटिक का क्वेश्चन, तो RBI की पहली महिला गवर्नर कौन है? RBI की पहली महिला गवर्नर का नाम क्या है? तो RBI की पहली महिला गवर्नर हो जाएंगी KJ उदेसी। ठीक ना, KJ उदेसी ये RBI की पहली महिला गवर्नर थी। और इस RRA 2.0 की अध्यक्षता जो है यस जानकी रमन जी के द्वारा की जाएगी। ठीक, जो 6 मेंबर्स की एडवाइजरी ग्रुप बनाई गई उसकी अध्यक्षता जो है वो यस जानकी रमन जी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी गई हैं। ठीक है, चीज़ें अगर नहीं समझ में आती तो वीडियो एक बार आप लोग पीछे करके भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं।
Which organization has recently renamed institutional trading platform as the innovators growth platform to boost the listing of the startup companies? ठीक है, स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संगठन ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। और सेबी ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेबी ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। सेबी ने अभी हाल ही में जो है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 में कुछ अमेंडमेंट किया हुआ है। ठीक है, और ये दूसरा अमेंडमेंट है इस रेगुलेशन में। इस अमेंडमेंट के बाद में स्टार्टअप की जो लिस्टिंग होगी, स्टार्टअप्स की जो लिस्टिंग वगैरह होगी, उसको बढ़ावा देने के लिए सेबी ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ITP को जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसका नाम बदलकर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म कर दिया है। ठीक है ना, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म कर दिया गया है सेबी के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ई सेबी इसका आंसर हो जाएगा। टू एजुकेट कस्टमर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन नेम्ड सावधान रहें सेफ रहें। ठीक है, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिमों पर ग्राहकों को और जनता को बड़े पैमाने पर शिक्षित करने के लिए किस संगठन ने सावधान रहें सुरक्षित रहें नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया हुआ है? ये नाम आप लोग याद रखना, सावधान रहें सेफ रहें, सावधान रहें सुरक्षित रहें, इस नाम से एक जन जागरूकता अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। बजाज फिनसर्व ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, बजाज फिनसर्व ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये कैंपेन बजाज फिनसर्व के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, लोगों को एजुकेट करने के लिए फिनेंशियल फ्रॉड रिस्क के बारे में। ठीक ना, फिनेंशियल फ्रॉड रिस्क के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंपेन जो है बजाज फिनसर्व के द्वारा चलाया गया है। सोशल मीडिया के साथ साथ में अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह कैंपेन बजाज के द्वारा चलाया गया। ठीक, तो बजाज फिनसर्व इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बजाज फिनसर्व के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके CMD की हम लोग बात करेंगे, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो संजीव बजाज, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, संजीव बजाज जो है वो इसके CMD हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बजाज फिनसर्व इसका आंसर हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इन मई 2021? मई 2021 में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा उज्ज्वला सिंघानिया, ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 38वां नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है इन्हें। ठीक है ना, कौन सा बनाया गया है? 38वां नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है उज्ज्वला सिंघानिया जी को, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का, FLO का। ठीक है, और इन्होंने जो है किसको रिप्लेस किया, कई बार ये भी पूछ लेते हैं ना कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने जानवी फूकन को रिप्लेस किया हुआ है, ऑप्शन में भी दिया गया है। इन्होंने जानवी फूकन को रिप्लेस किया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यही दिया गया। ठीक, और ये जो FLO है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ये जो FLO है ये फिक्की की ही एक वुमेन विंग है, महिला विंग है ये फिक्की की। ठीक, और फिक्की की यहाँ पर बात हुई है तो फिक्की के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है फिक्की का। और इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे फिक्की की तो उदय शंकर। ठीक ना, उदय शंकर जो है वो फिक्की के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अब फिक्की का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग फटाफट कमेंट करो, फिक्की का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कर बता दो। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्लाइल ग्रुप सेल्स इट्स 4% स्टेक वर्थ ₹3,900 crores थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन इन विच इंश्योरेंस कंपनी? कार्लाइल ग्रुप ने अपनी 4% हिस्सेदारी 3900 करोड़ रुपए में एक खुले बाजार लेन देन के माध्यम से किस बीमा कंपनी में बेची है? SBI लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कार्लाइल ग्रुप में ने SBI लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 4% हिस्सेदारी जो है वो 3900 करोड़ रुपए में जो है बेची हुई है ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। ठीक, और यहाँ पर बात हुई किसकी? SBI लाइफ इंश्योरेंस की। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो महेश कुमार शर्मा ये इसके MD और CEO हो जाएंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस के। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे SBI के तो दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हो जाएंगे। SBI लाइफ इंश्योरेंस की टैगलाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो विद अस यू आर श्योर, लिख दे रहा हूँ मैं, विद अस यू आर श्योर। ठीक ना, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और कार्लाइल ग्रुप की अगर हेडक्वार्टर की हम लोग बात करें तो कार्लाइल ग्रुप का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक, वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टू सपोर्ट विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स ए चैट बोट नेम्ड ईवा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय
which बैंक ऑन द डिजिटल सेवा पोर्टल ऑफ द कॉमन सर्विसेज सेंटर्स CSCs, ठीक है। ग्राम स्तरीय उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस बैंक के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के डिजिटल सेवा पोर्टल पर ईवा नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। रूरल कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए HDFC बैंक ने ईवा नामक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से है? ईवा नाम से एक चैटबॉट HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। HDFC बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो HDFC बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो शशिधर जगदीशन, फिर से सुन लो आप लोग, शशिधर जगदीशन इसके MD और CEO हो जाएंगे। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। किसकी? HDFC बैंक की। HDFC बैंक के बारे में मैंने बता दिया। कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और यूको बैंक के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कमेंट कर आप लोग ये बताओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which IIT हैज़ पार्टनर्ड विद मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया MPFI टू बूस्ट इंडियाज डिजिटल ट्रांजेक्शंस। भारत के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया MPFI के साथ में भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप किया हुआ है। इस पार्टनरशिप के बाद में ये दोनों मिलकर लोकल लैंग्वेजेस में वॉइस बेस्ड सोल्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है। और बस इतना ही जानना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ही हम लोगों को यहाँ पर समझना था। तो ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास इसका आंसर हो जाएगा। Which organization has recently formed the Asia Pacific Tax Hub to enhance international tax cooperation, ठीक है। हाल ही में किसी संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को बढ़ाने के लिए एशिया प्रशांत टैक्स हब का गठन किया है। इसमें यह पूछा गया है कि एशिया पैसिफिक टैक्स हब का गठन किसके द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है? इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक टैक्स हब लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। एशिया पैसिफिक टैक्स हब लॉन्च किया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहाँ पर? मनीला फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, मनीला फिलीपींस। और प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो मसात्सुगु असाकावा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मसात्सुगु असाकावा, ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने बता दिया। बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर और इनका प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला देखते हैं। Which financial company has partnered with NIRA to provide personal loans to its customers through the NIRA mobile app? नीरा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए किस वित्तीय कंपनी ने नीरा के साथ में भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा मुथूट फिनेंस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ई मुथूट फिनेंस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पर्सनल लोन प्रोवाइड करने के लिए मुथूट फिनेंस ने और नीरा ने एक कोलैबोरेशन किया हुआ है, ठीक है। नीरा क्या है? नीरा एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। नीरा जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है ये, ठीक है। और इसके माध्यम से जो सैलरीड कस्टमर होंगे उनको 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा नीरा ऐप के थ्रू। कितने रुपए तक का? 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा नीरा ऐप के थ्रू। ऑप्शन नंबर ई मुथूट फिनेंस इसका आंसर हो जाएगा। मुथूट फिनेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोच्चि केरला, ठीक, कोच्चि केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर है, किसका? मुथूट फिनेंस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which bank has entered into a strategic tie-up with the UAE-based Masrek Bank to facilitate money transfers between India and UAE? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए किस बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित मसरेक बैंक के साथ में एक रणनीतिक समझौता किया हुआ है? इसमें पूछा गया है। फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मसरेक बैंक ने 2017 में क्विक रिमिट नाम से एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ था। किस नाम से? मैं लिख दे रहा हूँ, क्विक रिमिट, ठीक है ना। क्विक रिमिट नाम से एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ था और उसी के माध्यम से ये फंड ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, उसी के माध्यम से ये फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है।
और अगर हम लोग बात करें फेडरल बैंक की, यहाँ पर बात हो रही है फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1991। 23 अप्रैल। अभी क्या है ना कि कई बार अभी इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम में, तो आपसे हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लिया करेंगे उसी टाइम पर। तो फेडरल बैंक का अगर हम लोग इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखें कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये है 23 अप्रैल 1931 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें किसके, फेडरल बैंक की, तो अलुवा केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक ना। और यहाँ पर बात हो रही है मसरेक बैंक की भी, तो मसरेक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये तो लिखा ही गया है यूएई बेस्ड है, तो मसरेक बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर हो जाएगा? दुबई में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा? दुबई में, ठीक है ना, दुबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फेडरल बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यूको और इंडसइंड बैंक, इनके सबके बारे में यही सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे अगला देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई इन मई 2021? मई 2021 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और जोश जे कट्टूर, ऑप्शन नंबर ए, जोश जे कट्टूर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें जो है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मई 2021 में नियुक्त किया गया है। और इस नियुक्ति से पहले ये जो जोश जे कट्टूर जी हैं, ये आरबीआई के बेंगलुरु ऑफिस में रीजनल डायरेक्टर के रूप में ये काम कर रहे थे, ठीक है। और अब इन्हें जो है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। और आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ये आरबीआई का एचआर डिपार्टमेंट देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एचआर डिपार्टमेंट ये देखेंगे आरबीआई का, जोश जे कट्टूर जी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज टू प्रोवाइड ए 3-in-1 अकाउंट टू इट्स कस्टमर्स? अपने किस बैंक ने अपने ग्राहक को 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पीएनबी जो है अपने कस्टमर्स को 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है ना। और इस 3-in-1 अकाउंट में कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, कौन कौन सा अकाउंट होगा? तो इस 3-in-1 अकाउंट में सेविंग अकाउंट होगा, ठीक ना, एक तो सेविंग अकाउंट होगा, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, ठीक ना। बाकी के दो और जो होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, ठीक ना, डीमैट अकाउंट हो जाएगा इसका, ठीक। और जियोजीत ने जो ये जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसने इसी तरीके का सेम डिट्टो यही टाइप जो है इससे पहले पीएनबी से पहले ओबीसी बैंक के साथ में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ में ये कर रखा है, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ में भी सेम यही टाइप किया गया हुआ है 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। तो अब जो है अब अभी हाल फिलहाल में पंजाब नेशनल बैंक के साथ में भी कर दिया गया। और ये जो यूबीआई है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसको जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया है, ये आप लोगों को याद होगा अभी तक। और कौन कौन सी बैंकों का मर्जर है इसी टाइम पर आप लोग लगे हाथ रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के अगर हम लोग इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें ना, बताया ना कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जा रहा था, तब आपसे हम लोग इन सारी चीज़ों को भी पढ़ेंगे कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब कब उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कब वो इस्टेब्लिश हुए थे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज से इंक्लूड कर रहे हैं अपने आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 19 मई 1894, 1894, 19 मई 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। एमडी और सीईओ की बात करेंगे हम लोग तो एसएस मल्लिकार्जुन राव, ये इस समय पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग इसके टैगलाइन की बात करें तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन, फिर से सुन लो आप लोग, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब यही सारी चीज़ें आप लोगों को इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए, और पता है तो कमेंट कर आप लोग फटाफट बता दो, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की भी यहाँ पर बात हुई है। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में होगा। कहाँ पर? कोच्चि केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच पेमेंट प्रोवाइडर कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स फीचर टू इनेबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द यूएस टू इंडिया एंड सिंगापुर।
किस भुगतान प्रदाता कंपनी ने अमेरिका से भारत और सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सक्षम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धन स्थानांतरण सुविधा शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब गूगल पे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। गूगल पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से यूएस के जो भी गूगल पे यूजर्स होंगे वो इंडिया और सिंगापुर में गूगल पे यूजर्स को मनी ट्रांसफ़र कर सकेंगे, और यही सेम फीचर इंडिया और सिंगापुर के गूगल पे यूजर्स को भी मिलेगा कि ये इंडिया और सिंगापुर में रहते हुए गूगल पे फीचर्स के माध्यम से यूएस में फंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी गूगल पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which bank's mobile app in partnership with Sivarai Technologies launched फार्मिगो खाता ए फॉर्म अकाउंटिंग मोबाइल ऐप? सिवाराई टेक्नोलॉजीज़ के साथ साझेदारी में किस बैंक के मोबाइल ऐप ने फार्मिजो खाता नामक एक फार्म अकाउंटिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है? किस नाम से? ये नाम आप लोग याद रखना, फार्मिजो खाता। ठीक ना, फार्मिजो खाता नाम से एक मोबाइल ऐप कौन सी बैंक के द्वारा सिवाराई टेक्नोलॉजीज़ के साथ पार्टनरशिप में मिलकर लॉन्च किया गया है? ठीक ना, कौन से बैंक के मोबाइल ऐप के द्वारा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एसबीआई योनो। एसबीआई का योनो जो ऐप है, ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई का जो योनो ऐप है उसने जो है सिवाराई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में मिलकर फार्मिगो खाता नाम से एक फॉर्म अकाउंटिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ। ठीक है ना, एसबीआई योनो ने B2C फॉर्म अकाउंटिंग मोबाइल ऐप है ये। ठीक है ना, बिजनेस टू कस्टमर मैं लिख दे रहा हूँ, B2C फॉर्म अकाउंटिंग मोबाइल ऐप है ये फार्मिजो खाता जो है, और इसको एसबीआई के योनो ने लॉन्च किया हुआ है सिवाराई टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर पार्टनरशिप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। Who has recently appointed as the first CEO of National Asset Reconstruction Company Limited NARCL? हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा पद्म कुमार माधवन नायर, ऑप्शन नंबर ई, पद्म कुमार माधवन नायर, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है NARCL की, यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की। तो इसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, अपने पिछले वीडियोस में कई सारे वीडियोज में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया गया है। तो यहाँ पर NARCL के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो नायर जी हैं इनको NARCL का पहला सीईओ बनाया गया, और फर्स्ट सीईओ इनको बनाया गया, इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आगे इन फ्यूचर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि NARCL का पहला सीईओ कौन था। तो उस कंडीशन में आप लोगों को आंसर लगाना होगा पद्म कुमार माधवन नायर। ठीक, और वर्तमान में नायर जी जो हैं वो SBI में CGM के रूप में काम कर रहे हैं, चीफ जनरल मैनेजर। ये नायर जी जो हैं अभी करंट में SBI में CGM के रूप में काम कर रहे हैं, चीफ जनरल मैनेजर के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ई पद्म कुमार माधवन नायर इसका आंसर हो जाएगा। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज़ रिसेंटली रेज्ड हाउ मच अमाउंट बाई इशूइंग बॉन्ड्स? SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं ने हाल ही में बॉन्ड जारी करके कितनी राशि जुटाई हुई है? ये इसमें पूछा गया है। 455 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 455 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI कंपनी? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनी के रूप में काम करने के लिए हाल ही में किस कंपनी को RBI से मंजूरी मिली हुई है? ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा E-रूट टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, E-रूट टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इशू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। दीज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स विल बी इश्यूड इन हाउ मेनी ट्रांसेस? ठीक है, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्त वर्ष 2022 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया हुआ है, और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये कितने चरणों में जारी किया जाएगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 6 ट्रांसेस, 6 किस्तों में ये जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है ना, क्या हो रहा है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करने के लिए नवंबर 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। किस लिए? जिससे कि फिजिकल गोल्ड यानी कि सोने का जो सॉलिड रूप होता है ना, जिसको हम लोग इधर उधर से कहीं कैरी कर सकते हैं, उसको, उस डिमांड को कम करने के लिए। ठीक है, फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करने के लिए नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी। ठीक,
और बेसिकली ये गोल्ड के रूप में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है ये गोल्ड के रूप में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जिसे आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इशू किया जाता है। इशू तो इसको आरबीआई करता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, ठीक है। गोल्ड बॉन्ड को परचेज करने के लिए इन्वेस्टर्स को इशू प्राइस पे करना होता है गोल्ड बॉन्ड परचेज करने के लिए, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ये परचेज करना होता है उनको इशू प्राइस पे करना होता है। इशू प्राइस होता है उसको पे करना होता है, उसके बाद में ये इसको परचेज किया जा सकता है, ठीक है। और जब मेच्योरिटी पीरियड इसका कंप्लीट हो जाएगा तो इंटरेस्ट के साथ में जितना आप लोगों ने किया होगा, जितने का परचेज किया होगा, वो सारा अमाउंट, वो सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, ठीक। मोटा मोटा ओवरव्यू दिया, बहुत डीप में हम लोग इसके नहीं गए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में यहाँ पर ज़्यादा में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में और क्या चीज़ें कही गई हैं और क्या हम लोगों को जान लेना चाहिए इसी टाइम पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी आरबीआई के साथ में मिलकर 6 किस्तों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करने का डिसीजन लिया हुआ है, निर्णय लिया हुआ है। और ये ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन, कौन सी टाइम के बीच में ये 6 किस्तें जो हैं जारी की जाएंगी, इसी मतलब इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो ये हम लोग जान लेते हैं पहले। मई 2021 से लेकर सितंबर 2021, ठीक है। ये डेट, ये टाइम ड्यूरेशन आप लोग याद रखना, ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मई 2021 से लेकर सितंबर 2020 तक ये बॉन्ड इशू किए जाएंगे 6 किस्तों में। फिर से सुन लो आप लोग, मई 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक ये बॉन्ड 6 किस्तों में इशू किए जाएंगे, ठीक। सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा ये बॉन्ड बेचे जा सकेंगे, ठीक है ना। और स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, फिर से सुन लो आप, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ठीक ना, इनके द्वारा ये बॉन्ड बेचे नहीं जाएंगे, ठीक। सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा ये बॉन्ड बेचे जाएंगे। तो किसके द्वारा नहीं बेचे जाएंगे ये भी हम लोग जान लेते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के द्वारा ये बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बेचे जाएंगे। ये ध्यान रखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनते चलो आप लोग, ठीक। कुछ निर्धारित, कुछ पहले से फिक्स किए हुए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ये बॉन्ड बेचे जा सकेंगे, ठीक। एनएससी और बीएससी के द्वारा भी ये बॉन्ड बेचे जा सकेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके द्वारा भी ये बॉन्ड बेचे जा सकेंगे। फिर से सुनो, किसके द्वारा बेचे जा सकेंगे, किसके द्वारा नहीं बेचे जा सकेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना, मई 2021 से सितंबर 2021, मई 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक के बीच में ये बॉन्ड इशू किए जाएंगे 6 किस्तों में। सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा ये बॉन्ड बेचे जाएंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के द्वारा ये बॉन्ड बेचे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। और कुछ लिमिटेड फिक्स, पहले से ही फिक्स पोस्ट ऑफिस होंगे, वहाँ पर जो है उसके माध्यम से भी ये बॉन्ड बेचे जाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके द्वारा भी ये बॉन्ड बेचे जाएंगे, ठीक। और थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा और कुछ जानते हैं इसके बारे में। 20,000 रुपये तक का कैश फॉर्मेट ये मतलब में इसका पेमेंट किया जा सकता है। अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज करना है, तो 20,000 रुपये तक का कैश पेमेंट करके आप लोग जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा का अगर आप लोग परचेज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को चेक, डीडी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से ही पेमेंट करना होगा। ये अमाउंट याद रखना, ये लिमिट याद रखना, 20,000 रुपये। बार बार बोल रहा हूँ, पूछा जा सकता है कि कैश फॉर्मेट में कितना पैसा दिया जाएगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करने के लिए, परचेज करने के लिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज करने के लिए कैश फॉर्मेट में कितना पेमेंट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये याद रखना आप लोग, 20,000 रुपये तक का कैश फॉर्मेट में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इससे ज़्यादा का है तो ऐसा नहीं कि हमको परचेज नहीं कर पाएंगे, हम लोग परचेज कर पाएंगे, लेकिन उसका जो पेमेंट वगैरह होगा वो डीडी के माध्यम से होगा, चेक के माध्यम से होगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं, इसके माध्यम से होगा, ठीक। ये भी जानते हैं कि कम से कम कितने ग्राम का गोल्ड बॉन्ड परचेज किया जा सकेगा, तो कम से कम 1 ग्राम का कम से कम 1 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड परचेज किया जा सकेगा। और आगे इसी की मल्टीपल में परचेज किया जा सकेगा, मतलब कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, इस तरीके से गोल्ड परचेज किया जा सकेगा। इस तरीके से नहीं परचेज किया जाएगा कि 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 1.25 ग्राम, इस तरीके से नहीं परचेज किया जाएगा। या तो 1 ग्राम परचेज करेंगे आप लोग, या 2 ग्राम, या 3 ग्राम, या 4 ग्राम, इसी तरीके से आप लोग 1 के मल्टीपल में ही आगे आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। और कितना परचेज किया जा सकता है इसकी भी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि बहुत 1 ग्राम के मतलब 1000 किलो खरीद लिए, 2000 किलो खरीद लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। इसकी भी लिमिट है। तो इसकी क्या लिमिट है, इसको भी हम लोग जानते हैं। कोई व्यक्ति विशेष, जिसको कि हम लोग इंडिविजुअल्स बोलेंगे, ठीक है ना, कोई व्यक्ति विशेष, या फिर ये हम लोग कहें कि इंडिविजुअल्स, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज,
जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, इसका मतलब हिंदू संयुक्त परिवार, ठीक है ना। व्यक्ति विशेष या फिर हिंदू संयुक्त परिवार, इन दोनों के द्वारा मैक्सिमम 4 kg तक का परचेज किया जा सकता है। ये अमाउंट, ये लिमिट याद रखना, मैक्सिमम 4 kg तक का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज किया जा सकता है। किसके द्वारा, किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी भी इंडिविजुअल्स के द्वारा, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के द्वारा, हिंदू संयुक्त परिवार के द्वारा, ठीक है। और अगर कोई ट्रस्ट परचेज करना चाहे, ट्रस्ट या फिर इसी से मिलते जुलते जो दूसरी एंटिटीज़ होती हैं ट्रस्ट के टाइप में जो होती हैं, उनके द्वारा मैक्सिमम 20 kg परचेज किया जा सकता है। कितना, 20 kg, 20 kg, मैक्सिमम 20 kg, इंडिविजुअल्स के द्वारा मैक्सिमम 4 kg, ठीक। 8 सालों तक के लिए इसका टेन्योर रहेगा, ये भी याद रखो, लिखते चलो, आप लोग नोट्स वगैरह बना लो। 8 सालों तक के लिए इसको हम लोग परचेज कर सकते हैं, 8 सालों तक के लिए इसका टेन्योर रहेगा। लेकिन इसमें एक फैसिलिटी ये भी दी जाएगी कि 5 साल के बाद में आप लोग इसमें एग्जिट कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। 5 साल के बाद में इससे एग्जिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। 5 साल तक तो आपको पैसा वगैरह रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल तक अगर ये रहेगा तो इसके बाद में जो है 5 साल के बाद में जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको कैश फॉर्मेट में मिल जाएगा। और मैक्सिमम जो है 8 साल तक के लिए ये परचेज किया जा सकता है। इसका टेन्योर जो है 8 साल तक के लिए रहेगा। कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो 2.50% का 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इस पर मिलेगा। ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इस गोल्ड बॉन्ड पर मिलेगा, ठीक। और ये बॉन्ड जो है ये ट्रेडेबल है, इसको हम लोग बेच सकते हैं, खरीद फरोख्त इसकी कर सकते हैं। RBI द्वारा जारी की गई डेट के अंदर ही हम इसे स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो हमारा बॉन्ड है ये ट्रेडेबल है, इसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, खरीद फरोख्त इसकी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए RBI के द्वारा जो डेट दी जाएगी उसी के अंदर हम लोग जो है इसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक। और अगर हम लोगों को लोन वगैरह लेना है तो इस गोल्ड बॉन्ड का उपयोग जो है हम लोग लोन लेने में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 6 ट्रांस इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें इसमें इस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को बता दी गई हैं। अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आया होगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो वीडियो को पीछे करिएगा, फिर से एक बार देखिएगा और सारे नोट्स वगैरह इसके बना लीजिएगा। जो भी ये टाइम डेडलाइन वगैरह बताई गई है, मई 2021 से सितंबर 2021 तक 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, ठीक है ना, कौन कौन से बैंकों के द्वारा ये बेचा जाएगा, किसके द्वारा नहीं बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें, कैश फॉर्मेट में कितना पेमेंट वगैरह हम लोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये जरूरी क्वेश्चन है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी 6 ट्रांसेस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। RBI हैज एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन कर्नाटका बेस्ड मिलात कोऑपरेटिव बैंक टू व्हिच डेट। RBI ने कर्नाटक स्थित मिलत सहकारी बैंक पर प्रतिबंध किस तारीख तक बढ़ा दिया है, ये इसमें पूछा गया है कि कर्नाटका बेस्ड मिलत सहकारी बैंक पर कितनी तारीख तक प्रतिबंध RBI के द्वारा बढ़ा दिया गया है, इसमें पूछा गया है। तो 7 अगस्त 2021 ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 7 अगस्त 2021 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको पढ़ना था, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने मई 2nd वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी डिस्कस कर लिया। अब मई का कुछ भी पेंडिंग नहीं रह रहा है, बाकी जून वगैरह का जो पेंडिंग रह रहा है वो आप लोगों से बता ही दिया गया था। जुलाई में वीडियो की थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी एग्जाम से पहले, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस जो हमारी है GBO वाले हैं, स्केल 2 GBO वाले हैं, स्केल 3 वाले हैं, और फिर जो है वो RRB के वाले हैं। तो RRB एग्जाम से पहले आप लोगों को जो कुछ भी पेंडिंग हो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी गई है, आप लोग जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इन सारे वीडियोज़ के PDF भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक। PDF परचेस करने से पहले उसके जो FAQs वगैरह हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लो। आप लोगों को अगर वो सारी चीज़ें सूट करती हैं तब जाकर आप लोग PDF वगैरह परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।